सोचो, अगर एक सुबह तुम अपने घर के बाहर निकलते हो और बर्फ पर किसी अजनबी के कदमों के निशान देखते हो। वो निशान सीधा तुम्हारे घर तक आते हैं मगर वापस कभी नहीं जाते। तुम पुलिस को नहीं बुलाते, तुम अपनी फैमिली को भी ज्यादा नहीं बताते, और कुछ दिन बाद तुम्हारी पूरी फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये 1922 में जर्मनी के एक छोटे से फार्म पर होने वाला एक हकीकी वाकया था। आज भी दुनिया इसे हिंटरकाइफेक मर्डर्स के नाम से जानती है, और हैरत की बात यह है 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस आज तक ये नहीं बता सकी कि कातिल कौन था। लोग क्या मानते हैं? इंटरनेट पर इस केस के बारे में हजारों वीडियोस मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फार्म हॉन्टेड था, कुछ कहते हैं यहाँ किसी पुराने सोल्जर की रूह घूमती थी, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कातिल कोई इंसान नहीं था। लेकिन क्या ये सब सच है, या फिर असल कहानी इतनी खौफनाक है कि लोगों ने इसे भूत की कहानी बना दिया? इस वीडियो में हम सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और आई विटनेस अकाउंट्स की मदद से इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जर्मनी 1922। 31 मार्च 1922 से कुछ दिन पहले जर्मनी अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के मुश्किल हालात से गुजर रहा था। बावेरिया के एक छोटे से इलाके में म्यूनिख से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक तन्हा फार्म था, एक अकेला फार्म था हिंटरकाइफेक के नाम का। इस फार्म के आसपास दूसरे घर बहुत दूर दूर थे। रात को यहाँ सिर्फ हवा की आवाज आती थी, और इस फार्म में रहती थी ग्रूबर फैमिली। यहाँ रहते थे एंड्रियस ग्रूबर, 63 साल का फार्मर, उनकी वाइफ कैसिलिया ग्रूबर, उनकी विडोवेड बेटी विक्टोरिया जैब्रियल। विक्टोरिया के दो बच्चे थे, एक 7 साल की कैसिलिया जैब्रियल और सिर्फ 2 साल का जोसेफ। कुछ रिपोर्ट्स में जोसेफ की पैटर्निटी को लेकर भी सवालात उठाए गए, लेकिन इस पर मुख्तलिफ हिस्टोरिकल थ्योरीज हैं और कोई फाइनल कंसेंसस नहीं। फैमिली के साथ एक नई मेड भी काम शुरू करने वाली थी, उसका नाम था मैरिया बाउमगार्टनर। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी काम होने वाला है। मर्डर से कुछ दिन पहले एंड्रियस ग्रूबर ने अपने पड़ोसियों को कुछ अजीब बातें बताई। उन्होंने कहा उन्हें जंगल की तरफ से बर्फ पर किसी के कदमों के निशान मिले। निशान फार्म की तरफ आ रहे थे, मगर वापस जाने वाले कोई निशान नहीं थे। सबने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एंड्रियस ने यह भी कहा रात को उन्हें एटिक से कदमों की आवाज आती थी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। उन्होंने एटिक को चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक दिन उनकी घर की चाबियां भी गायब हो गईं, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अपने फार्म के आसपास एक अनजान आदमी भी नजर आया। पुलिस के पास उस वक्त कोई कंप्लेंट ऑफिशियल रजिस्टर नहीं हुई, और उस दौर के गांव में ऐसी बातों को अक्सर सीरियस नहीं लिया जाता था। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने इन तमाम इंसिडेंट्स को दोबारा रिव्यू किया, एक फैसला जो सब कुछ बदल गया। 31 मार्च 1922 मैरिया बाउमगार्टनर पहली बार हिंटरकाइफेक फार्म पहुंचती है। पड़ोसियों के मुताबिक, नेबर्स के मुताबिक उसकी बहन ने उसे यहाँ काम करने से मना भी किया था। क्यों? क्योंकि पहली मेड ये कहकर नौकरी छोड़ चुकी थी कि उससे लगता है इस घर में अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन मैरिया ने ये बात नज़रअंदाज कर दी। उसे क्या पता था कि ये सिर्फ कुछ घंटों बाद वो भी उन लोगों में शामिल होगी जिनका नाम हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस मर्डर फाइल्स में लिखा जाएगा। 31 मार्च 1922 दिन का आगाज बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह फार्म पर काम चल रहा था। एंड्रियस ग्रूबर अपने रोज के काम में मसरूफ था। विक्टोरिया घर के अंदर थी। 2 बच्चे हमेशा की तरह फार्म के आसपास खेल रहे थे, और उसी दिन 44 साल की मेड मैरिया बाउमगार्टनर पहली बार इस फार्म पर काम करने के लिए पहुंची। यह उसका काम का पहला दिन था, और बदकिस्मती से आखिरी भी। वो रात पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रात के वक्त फैमिली के मेंबर्स एक एक करके घर से बाहर बान की तरफ गए। आज तक किसी को नहीं पता उन्हें किसने बुलाया। ना किसी ने चीख सुनी, ना किसी ने गोली की आवाज। बस एक एक करके 4 अफराद बान के अंदर गए और वापस कभी जिंदा नहीं आए। हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एंड्रियस ग्रूबर, कैसिलिया ग्रूबर, विक्टोरिया जैब्रियल और वो छोटी कैसिलिया सब बान के अंदर मरे हुए मिले। इसके बाद कातिल घर के अंदर गया, जहां 2 साल का जोसेफ और मेड मैरिया बाउमगार्टनर भी जिंदा नहीं बचे। कातिल ने उन्हें भी मार दिया बेरहमी से। पुलिस के मुताबिक कुल 6 लोगों की जान गई, लेकिन किसी को पता क्यों नहीं चला।
सबसे अजीब बात यह थी कि अगले दिन भी किसी को शक नहीं हुआ। आसपास के इलाके से काफी दूर था। गांव वालों ने सोचा शायद फैमिली किसी काम में मसरूफ होगी, लेकिन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल कोई भी फैमिली का मेंबर नजर नहीं आया। स्कूल टीचर ने नोटिस किया कि छोटी कैजिलिया स्कूल नहीं आई। पोस्टमैन ने देखा कि खत किसी ने रिसीव नहीं किया। कॉफी डिलीवरी करने वाला आदमी आया, दरवाजा नहीं खुला, लेकिन फिर भी किसी ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। 4 अप्रैल दोपहर के करीब कुछ पड़ोसी फार्म पर पहुंचे। उनके साथ एक मैकेनिक भी था जो फार्म के इंजन देखने आया था। दरवाजा खोला गया और जो उन्होंने देखा वो जर्मनी की क्रिमिनल हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। वाहन के अंदर एक के ऊपर एक 4 लाशें पड़ी थी। सबकी मौत हो चुकी थी। सबके चेहरों पर खौफ के असर थे, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जब लोग घर के अंदर गए, उन्हें मेड मैरिया और छोटा जोसेफ भी मुर्दा मिला। पहले तो लोगों को लगा था कि मेड मैरिया, जो नई मेड आई थी, उन्होंने ही इन 4 को कत्ल किया है, बट आगे जाकर उसकी भी लाश मिल गई। पूरा फार्म बिल्कुल खामोश था। पुलिस फार्म पर पहुंची, क्राइम सीन सील कर दिया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसने हर इन्वेस्टिगेटर को हैरान कर दिया। किचन में हाल ही में खाना बनाया गया था। टेबल पर ताजा रोटी रखी थी। एनिमल्स को रोजाना चारा दिया गया था। गाय भूखी नहीं थी। फायरप्लेस चलाया गया था और चिमनी में नए जलने के निशान मिले। एक सवाल सबके जहन में था, अगर पूरी फैमिली मर चुकी थी तो ये सब कौन कर रहा था? पुलिस का पहला अंदाजा था कि कातिल कत्ल के बाद फौरन नहीं गया, बल्कि वो कई दिन तक इसी फार्म पर रहता रहा। इसीलिए आज भी हिंटरकाइफे केस को हिस्ट्री के सबसे अजीब और क्रीपी हॉरर मर्डर मिस्ट्रीज में शुमार किया जाता है। 4 अप्रैल 1922 पुलिस ने पूरा फार्म सील कर दिया। 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। जर्मनी के बेस्ट डिटेक्टिव्स इस केस पर लगा दिए गए। सबको लग रहा था कि कुछ ही दिनों में कातिल पकड़ा जाएगा, लेकिन 100 साल बाद भी ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। ये सवाल है, आखिर पुलिस को मिला क्या था और सबसे बड़ा सस्पेक्ट कौन था? क्राइम सीन ने क्या बताया? इन्वेस्टिगेटर्स ने सबसे पहले क्राइम सीन को डिटेल में देखा। उन्होंने नोटिस किया कि कातिल ने घर को लूटने की कोशिश नहीं की थी। फार्म में कैश भी था, कीमती सामान भी, लेकिन ज्यादातर चीजें अपनी जगह पर मौजूद थीं। इसलिए पुलिस ने रोबरी का मोटिव कमजोर समझा। दूसरी अजीब बात, एनिमल्स बिल्कुल ठीक थे। उन्हें रोजाना चारा दिया गया था। किचन में खाना तैयार हुआ था। इसका मतलब कातिल जल्दी में भागा नहीं था। कई इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि कातिल कुछ वक्त तक फार्म पर ही रुका रहा, मगर क्यों? क्या वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था, या वो इतना पुरसुकून था कि उसे पकड़े जाने का डर ही नहीं था? सबसे बड़ा सस्पेक्ट, पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। सबसे पहला शक गया कार्ल जैब्रियल पर। ये विक्टोरिया जैब्रियल के हस्बैंड थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कार्ल को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में मरा हुआ माना गया था, लेकिन गांव में अफवाह फैल गई कि शायद कार्ल जिंदा था और बदला लेने वापस आया। पुलिस ने इस थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया। मिलिट्री रिकॉर्ड्स चेक किए गए, विटनेसेस से बात की गई, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि कार्ल जिंदा था या फार्म पर आया था। इसीलिए यह थ्योरी साबित नहीं हो सकी। इस केस के ऊपर बहुत सी थ्योरीज बनाई गई। लॉरेंज स्क्लिटनबाउर अगला नाम था। लॉरेंज ये हिंटरकाइफे के करीब रहता था, जो कि एक पड़ोसी था इनका। उसका विक्टोरिया जैब्रियल के साथ पहले रिश्ता रहा था, और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक जोसेफ के बायोलॉजिकल फादर होने के बारे में भी उसका नाम डिस्कशंस में आता रहा था, लेकिन इस पर कभी डेफिनेटिव प्रूफ स्टैब्लिश नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों को एक और बात अजीब लगी। जब लॉरेंस दूसरे लोगों के साथ फार्म पर बॉडीज ढूंढने गया तो उसने बिना झिझक कुछ लॉक्ड एरियाज खोल दिए। कुछ लोगों को लगा जैसे उसे घर के लेआउट पहले से मालूम हो। पुलिस ने उससे बार बार इंटेरोगेट किया, मगर कोई फोरेंसिक एविडेंस, कोई आई विटनेस और कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो उसे कातिल साबित कर सके। इसलिए वो भी कभी कन्विक्ट नहीं हुआ। अगले कई सालों में 100 से ज्यादा सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए, कुछ ट्रैवलिंग वर्कर्स, कुछ क्रिमिनल्स और कुछ लोकल लोग। हर थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया गया, मगर हर बार इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह पर आकर रुक गई। एविडेंस पूरा नहीं था। 1922 में फोरेंसिक साइंस भी आज जितनी एडवांस नहीं थी। डीएनए टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था।
फिंगरप्रिंट्स और क्राइम सीन प्रिजर्वेशन भी उस लेवल की नहीं थी और इसी वजह से कई इंपॉर्टेंट क्लूज हमेशा के लिए खो गए। हॉन्टेड फार्म या ह्यूमन किलर, आज भी इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस कहती हैं कि हिंटर का इफेक्ट हॉन्टेड था, कि फुटस्टेप्स किसी रूह की थी, कि एटिक में भूत रहता था, फलां फलां फलां। लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई एविडेंस कभी नहीं मिला जो किसी सुपरनैचुरल वजह को सपोर्ट करता हो। पुलिस और हिस्टोरियंस की अक्सरियत का मानना है कि ये एक ह्यूमन किलर का जुर्म था, लेकिन उस किलर की पहचान कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। जो फुटस्टेप्स थे वो किसी इंसान के भी हो सकते थे, जो आवाज़ें आती थीं उनकी वजह भी कोई छुपा हुआ आदमी या दूसरा नेचुरल चीज़ हो सकती थी, या दूसरी नेचुरल चीज़ हो सकती थी। मगर 100% सर्टेनिटी के साथ आज भी कुछ नहीं कह सकता। आज भी कोई कुछ नहीं कह सकता। 100 साल बाद 2007 में जर्मन पुलिस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने इस केस को दोबारा स्टडी किया। उन्होंने पुरानी फाइल्स, विटनेसेस, स्टेटमेंट्स और अवेलेबल एविडेंस का एनालिसिस किया। रिसर्च के बाद एक पॉसिबल सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन जर्मनी प्राइवेसी लॉज की वजह से उस शख्स का नाम ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया। और क्योंकि इस वक्त तक तमाम मुमकिन सस्पेक्ट्स वफात पा चुके थे, केस दोबारा कोर्ट तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हिंटर का इफेक्ट मर्डर्स आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। कभी कभी हिस्ट्री हमें हर सवाल का जवाब नहीं देती। कुछ फाइल्स हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं। हिंटर का इफेक्ट भी उन्हीं में से एक है। एक फार्म, 6 बेगुनाह लोग, हो सकता है कि वो लोग बेगुनाह ना हो सकता है पहले उन्होंने किसी का कत्ल किया हो जो कातिल उनसे बदला लेने आया है, या कुछ भी हो सकता है कि दौलत की वजह से इन 6 लोगों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। लेकिन बच्चे का क्यों? हो सकता है सब लालच में आकर एक दूसरे का कत्ल कर गए। लेकिन ये सब थ्योरीज है। इसका नाम शायद हमेशा के लिए तारीख के अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, हर मिस्ट्री का जवाब सुपरनैचुरल नहीं होता। कभी कभी इंसानी दिमाग ही सबसे बड़ी मिस्ट्री होता है। और अगर आप ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज, डार्क हिस्ट्री और एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली फाइल में हम एक और ऐसे वाकया को खोलेंगे जिसका राज आज तक दुनिया को परेशान करता है। तब तक के लिए बाय बाय।